कितने अच्छे से कितनी जल्दी अपना काम दूसरों से करवा लेते हैं, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट है, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो मैनेजमेंट है, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मैनेजमेंट है। तो भैया जब हम टास्क को टाइम पे करने की बात करें, कॉस्ट कितनी भी लग जाए उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ये इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में पर्याप्त लोग हैं कि नहीं है, ये काम भी मिडिल लेवल का होता है। यस हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हाल चाल? नमस्कार 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 गाइस, मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस शानदार से यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12th में। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैनेजमेंट का वन शॉट। देखो यार, चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट, उसका वन शॉट आप लोगों के लिए आ चुका है गाइस, ठीक है जी, ओके। और मैं इसके अंदर तसल्ली से आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाएंगे कि यार ऐसा लग रहा है कि भाई 3-4 घंटे 2-3 घंटे निकल गए अपने, ठीक है। अपन रखेंगे बढ़िया कंटेंट, डिटेल में कंटेंट होगा, कीवर्ड साथ साथ होंगे, ठीक है जी, और आपको अच्छा मजा आएगा। मतलब पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ भैया मैंने चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है, ओके। तो बिना किसी देरी के मेरे भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलिए सर, मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट। सर किसको मैनेज करना है जी? देखो चैप्टर का नाम मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट की स्पेलिंग से ही हम मैनेजमेंट का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। मैंने स्पेलिंग तोड़ दिया मेरे भाई, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, ठीक है। समझना प्लीज, मैं नाम से ही मतलब निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर? मैंने स्पेलिंग को तोड़ा, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। टी की जगह लिख देता हूं मेरे भाई मैं यहां पर थिंग्स, टी की जगह लिख देते हैं बालकों यहां पर थिंग्स, ठीक है, ओके। तो लोगों को और चीजों को मैनेज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मैन एंड थिंग्स। लोगों को चीजों को मैनेज करने के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। इतना डन है? इतना क्लियर है? इतना सिंपल है? इतना समझ में आ रहा है? चलिए जी, अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है अपना काम दूसरों से करवाना। आप कितने अच्छे से कितनी जल्दी अपना काम दूसरों से करवा लेते हैं, इसको मैनेजमेंट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है जी, ओके। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? मैनेजमेंट का मतलब हुआ, मैनेजमेंट वो कला है जिसके अंदर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, जिसके अंदर हम दूसरों से काम करवा लेते हैं। देखो एक अच्छा मैनेजर वो नहीं होता जो खुद काम करे, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो दूसरों से आसानी से करवा ले, ठीक है जी। और जितनी आसानी से आप करवा लेते हैं उतने अच्छे आप मैनेजर कहलाते हैं। तो मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला मैनेजमेंट वो कला है जिसके अंदर हम अपना काम दूसरों से आसानी से करवा लेते हैं, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब आप मान लीजिए आपने अपना हॉलीडे होमवर्क चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, तो थोड़ा बहुत खुद करोगे, थोड़ा बहुत अपने भाई बहन से करवा लोगे, है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं सर? इसी को अपन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। पल्ले पड़ा, आया समझ में कि सर अपना काम दूसरों से करवाने की प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन में चीजें ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम दूसरों से करवाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? मैनेजमेंट बोलते हैं सर, ठीक है जी। डन है जी, आ जाओ सर। अब देखो मेरे पास एक और डेफिनेशन है आपके लिए, एक और डेफिनेशन लेते हैं सर जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। ये डेफिनेशन गाइस आपको एनसीईआरटी में आसानी से मिल जाएगी। सर क्या डेफिनेशन है? सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज एंड हिंज विहरिच,
हिंज विहरिच। सर ये नाम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सर क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये कहती है सर, क्या भाई साहब, अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज एंड हिंज विहरिच, हारोल्ड कुंज एंड हिंज विहरिच के अनुसार मैनेजमेंट क्या होता है बालको? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जी। मैनेजमेंट क्या होता है गाइस? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है सर, जिसके अंदर क्या करते हैं जी? जिसके अंदर डिजाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं, डिजाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं सर, क्या मेंटेन करते हैं? एक एनवायरमेंट को डिजाइन करेंगे, एक एनवायरमेंट को मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो सर अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज एंड हिंज विहरिच, हारोल्ड कुंज एंड हिंज विहरिच के अनुसार मैनेजमेंट जो है सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिजाइन किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल, ठीक है जी, ओके, जिसमें इन विच इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर, इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सर साथ मिलके काम करते हैं। देखो यही तो मैनेजमेंट है। क्या मैनेजमेंट है भाई? जिसके अंदर हम एक ऐसा माहौल डिजाइन करेंगे, मेंटेन करेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा सर, जितने भी इंडिविजुअल्स कंपनी में काम कर रहे हैं सब साथ मिलके काम करें, है ना। इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर किस लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए गाइस। ठीक है, डन है, सिंपल है, क्लियर है, मजा आया, डायरेक्टली समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सर वो प्रक्रिया जिसके अंदर सोनू मोनू, है ना, टीटू स्वीटू, ठीक है, सारे के सारे जो हैं साथ मिलके काम कर रहे हैं। जब सब साथ मिलके काम करेंगे तो गोल जल्दी अचीव होगा। और इसी साथ मिलके काम करवाने के लिए जो एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, उस एनवायरनमेंट को बनाने और मेंटेन करने के प्रोसेस को अपन मैनेजमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन दी है हारोल्ड कुंज एंड हिंज विहरिच जी ने। एनसीईआरटी के अंदर बाल को आपको ये डेफिनेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है, डन है। अब आते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं सर। ठीक है जी, ओके, आ जाओ सर, क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाता हूं, बढ़िया मजा आएगा। आ जाओ सर। टॉपिक का नाम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मुझे आपको बतानी है, सिखानी है, ठीक है जी, ताकि आपका बिल्कुल बेसिक से बेस क्लियर होता हुआ चले। ठीक है, आ जाओ सर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, जानदार तरीके से समझिएगा। सर सबसे पहले प्रोसेस। भाई सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है जी, सवाल क्या उठता है सर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट? एक्चुअल में मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? एक्चुअल में मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? अभी हमने देखा सर मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, मेंटेन करेंगे एनवायरनमेंट जिसमें इंडिविजुअल्स साथ मिलकर काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। सर मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपना काम दूसरों से करवा लेते हैं। मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं लोगों को और चीजों को। तो एक्चुअल में इस प्रोसेस का मतलब क्या है? अब बच्चे बोलेंगे, कमेंट में लिखेंगे, सर प्रोसेस का मतलब जो है प्रक्रिया। लेकिन बालको ये वो प्रोसेस नहीं है। बेसिकली हम मैनेजमेंट का प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है जी, और मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है मेरे भाई पोस्ट डीसी। क्या होता है जी मैनेजमेंट का प्रोसेस? गाइस पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, ओके। सो पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग गाइस, चैप्टर नंबर 4। O stands for organizing guys, chapter number 5. ठीक है, S stands for staffing guys, chapter number 6. D stands for directing guys, chapter number 7. और C stands for controlling guys, chapter number 8. ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है गाइस वो पोस्ट डीसी है, और वही आपके चैप्टर्स भी हैं। हमें आगे पढ़ने ये सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है, दो टर्म्स हमारे सामने और आए सर। एक आया इफेक्टिवनेस, है ना जी, ओके, और एक वर्ड आया मेरे भाई एफिशिएंसी। एक वर्ड आया गाइस एफिशिएंसी। अब इन दो वर्ड्स का मतलब जानना है कि सर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है जी, और सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है जी। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब जानेंगे, एफिशिएंसी का मतलब जानेंगे। आ जाओ सर। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। चलिए सर, सो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है बाल को देखो यार। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, ठीक है जी, डूइंग द टास्क, डूइंग द टास्क, भाई टास्क को करना। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब बताया मैंने, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टास्क को करना। ठीक है, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले इसको समझो। इफेक्टिवनेस का मतलब डूइंग द टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज ऑन टाइम, टाइम पर सर जी, टाइम पर एक्टिविटीज को कंप्लीट करना। ठीक है जी, ओके। डजंट मैटर, डजंट मैटर वट एवर इज द कॉस्ट। ठीक है जी, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है भैया, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टास्क को करना, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना टाइम पर, डजंट मैटर वट एवर इज द कॉस्ट, कॉस्ट कितनी भी लग जाए, काम जो है इस टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई एफिशिएंसी की, कि एफिशिएंसी क्या होता है। तो जी एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क, डूइंग द टास्क, कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, ठीक है जी, एट मिनिमम कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है जी, ओके, एट मिनिमम कॉस्ट, डजंट मैटर वट एवर इज द टाइम, डजंट मैटर वट एवर इज द टाइम। चलिए सर, क्लियर हुआ। तो भैया जब हम टास्क को टाइम पे करने की बात करें, कॉस्ट कितनी भी लग जाए उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, और जब हम लोग कॉस्ट को है ना कम से कम करने की बात करें और टाइम कितना भी लग जाए उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अब सुनिएगा प्लीज, मान लो कल आपको एक पार्टी में जाना है, ठीक है, ओके, और आपने आपकी जो फेवरेट शर्ट है वो बाहर निकाली तो वो गंदी थी। आप फटाफट ड्राइकिंग वाले भैया के पास गए, आपने बोला भैया भैया, ठीक है जी, ओके, मुझे ना ये जो शर्ट है ना ये कल दोपहर तक मुझे ड्राइकिंग करके दे दो आप। उसने बोला भैया कल तक तो नहीं होंगे, 3 दिन लगेंगे। आपने बोला भैया प्लीज कर दो, 100-200 फालतू ले लेना, काम टाइम पे कंप्लीट कर दो कल 12 बजे तक। उसने 100-200 फालतू लिए और आपका काम टाइम पे कर दिया। तो इस तरह के मैनेजर को क्या बोलेंगे सर, इफेक्टिव मैनेजर बोलेंगे। आपने जो किया उसको इफेक्टिवनेस बोलेंगे, क्योंकि आपने काम को टाइम पे कर दिखाया, भले ही कॉस्ट फालतू लग गई। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर एफिशिएंसी की। तो मेरे भाई एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब उसका उल्टा मार लो सर। भाई काम जो है 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए बचने चाहिए, भले ही टाइम कितना भी लग जाए। अब जैसे क्या है मैं बताता हूं बाल को आपको, मैं ना अगर मुझे एक टी शर्ट खरीदनी ना, टी शर्ट, ठीक है जी, तो मैं भैया 100 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा, 100 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा टी शर्ट खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि सर मेरे को ना वहां पर सस्ती मिल जाती है, होलसेल रेट पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन भैया मेरा टाइम भी तो फालतू लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो काम को कम से कम कॉस्ट में करने के लिए भले ही टाइम फालतू लग जाए, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, आ गया समझ में। देखो ये एग्जांपल्स मैंने आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल दिए हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सकें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी, ओके बादशाहों।
बादशाहों डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रिक सुनो गाइस याद रखने की, ठीक है। इस ट्रिक से आप गड़बड़ तो नहीं करेंगे, इस ट्रिक का यूज करके बाल को आप गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। सुनो ये ट्रिक क्या कहती है सर, ये ट्रिक कहती है इफेक्टिवनेस। जोर से बोलो भैया, आपको बोलना है, बोलोगे तो समझ में आएगा इस ट्रिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी दोनों सिमिलर वर्ड हैं, तो बहुत सारे बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। इफेक्टिवनेस में एफिशिएंसी लिख के आ जाते हैं और एफिशिएंसी में इफेक्टिवनेस लिख के आ जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा आपको ट्रिक दे रहा हूं, अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ तो नहीं होगी, ठीक है बादशाहों। ओके आ जाओ सर। तो इफेक्टिवनेस, जोर से बोलना है बाल को आप लोगों को, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस टी पे जोर पड़ेगा, इफेक्टिवनेस पड़ रहा है टी पे जोर। टी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, टी का मतलब हो गया टाइम। तो जब भी काम को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की, टाइम पर कंप्लीट करने की बात की जाएगी तो इफेक्टिवनेस, टी 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 मतलब टाइम, ठीक है। ओके अब जोर से बोलिए बाल को, एफिशिएंसी। जोर से बोलेंगे मेरे भाई, एफिशिएंसी। हाँ जी एफिशिएंसी। क्या होता है एफिशिएंसी बाल को, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। देखो सी पे जोर पड़ेगा, सी मतलब कॉस्ट। तो भाई जब काम को कम से कम कॉस्ट में करने की बात कही जाएगी उसको बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है जी, डन है जी, ट्रिक याद रहेगी जी। चलो इफेक्टिवनेस पढ़ के देखो मेरे भाई। इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज ऑन टाइम, डजंट मैटर व्हाटएवर इज द कॉस्ट। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज इन मिनिमम कॉस्ट, डजंट मैटर व्हाटएवर इज द टाइम, ठीक है जी, डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यार मैनेजमेंट के टोटल 7 फीचर्स हैं, नंबर भी याद रखो, मैनेजमेंट के बाल को टोटल 7 फीचर्स हैं। ये रहे वो 7 फीचर्स, एक एक करके समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। ओके चलो सर, पहला फीचर क्या है सर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। यार देखो आपने मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर रखा, तो जब आप मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर रखेंगे तो किस लिए रखेंगे, ताकि आपके जो पहले से डिसाइडेड, आपके सिर्फ जो पहले से स्पेसिफाइड है ना और डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करूं। तो जब भी कोई कंपनी एक मैनेजमेंट क्रिएट करती है वो इसी पर्पज से क्रिएट करती है ताकि हम उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। ओके अब मान लो कल को आप एक परचून की दुकान खोलते हैं, ठीक है, उस परचून की दुकान में मुझे मैनेजर रखते हैं, तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा भाई, मैं किस लिए आपकी कंपनी को मैनेज करूंगा, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े, आपका सेल बढ़े, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव करने में मैं आपको कंट्रीब्यूट करूं, मैं अपना नॉलेज, अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। तो पढ़ के देखते हैं सर, इट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ओके ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस। तो मैनेजमेंट का मेन फोकस किस पे है जी, मैनेजमेंट का मेन फोकस है गोल्स को अचीव करने पे, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट, परवेसिव। परवेसिव मतलब यार यूनिवर्सल होता है। परवेसिव का क्या मतलब होता है मेरे भाई, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। परवेसिव मींस यूनिवर्सल, मतलब सर इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सर मैनेजमेंट जो है ना एवरीवन, मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब सर भाई इसकी जरूरत हर जगह है, ठीक है जी। मैनेजमेंट की जरूरत क्या है मेरे भाई, हर जगह है। हर जगह कैसे है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो भाई, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, टॉप लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें या लोअर लेवल की बात करें, मैनेजमेंट की जरूरत हर एक लेवल पे होती है, इसीलिए इसको ऑल परवेसिव बोलते हैं, ठीक है जी। चाहे बिजनेस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, तो भैया चाहे बिजनेस की बात करो या नॉन बिजनेस की बात करो, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है, इसीलिए इसको ऑल परवेसिव बोलते हैं। सर नॉन बिजनेस मतलब स्कूल्स, भाई स्कूल्स में भी तो मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ जी।
हाँ जी गाइस, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं भाई कि चाहे चाहे बिजनेस की बात, तो नॉन बिजनेस की बात, तो नॉन बिजनेस मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, है ना भाई। स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए जबकि वो नॉन बिजनेस है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट चाहिए जबकि वो नॉन बिजनेस है, ठीक है। ओके सर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हो, है ना, या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो, या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। तो ऑल परवेसिव हो गया सर, ठीक है। ओके, तो मेरे भाई डोमेस्टिक वर्क हो, घरेलू कामकाज, भाई घर को भी तो मैनेज करना पड़ता है, तो डोमेस्टिक वर्क। सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, उसको मैनेज करना पड़ता है। पॉलिटिकल वर्क, भाई इलेक्शन, पॉलिटिकल, उन सबको भी मैनेज करना पड़ता है ना। ओके, पॉलिटिकल वर्क हो, इलेक्शन हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हो, ओके, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, तो वो सब जो है मैनेजमेंट करती है। ओके, उसके बाद लीगल वर्क, भाई कानूनी कामकाज, वो भी मैनेजमेंट से ही चलते हैं, ठीक है। जो लास्ट वन इज गाइस इकोनॉमिकल वर्क, इकोनॉमिकल वर्क, वहां भी मैनेजमेंट चाहिए। सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन डोमेस्टिक वर्क, सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, लीगल वर्क और इकोनॉमिकल वर्क। दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव गाइस, ठीक है जी। अब चाहे हिंदुस्तान हो, ठीक है, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह जो है अपने को मैनेजमेंट चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव। पढ़ के देखिए भाई, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी साइज हो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, है ना, कोई भी नेचर, कोई भी लोकेशन हो, है ना, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, एट एवरी लेवल, हर जगह जो है हमें जो है, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हो, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो भाई मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है। कौन कौन से गाइस? मैनेजमेंट के टोटल 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब मैनेजमेंट के 3 पहलू होते हैं। जब भी हम मैनेजमेंट को देखेंगे तो 3 नजरियों से देखेंगे, ठीक है। ओके, तो 3D मैनेजमेंट जो है गाइस क्या है जी? 3D है, 3D, 3 डायमेंशन है। कभी कभी काम को मैनेज करना पड़ता है, और जब काम को मैनेज करना करते हैं तो उसे मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क या फिर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं। कई बार केस स्टडी में प्रोसेस वर्ड आया है और बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। ओके, तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो पहला क्या है सर? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कभी कभी काम को मैनेज करना पड़ता है। अभी आपको स्कूल से हॉलीडे होमवर्क मिलेगा, आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत खुद करोगे, थोड़ा बहुत किसी और से करवाओगे, काम कंप्लीट करवाओगे, तो काम को मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैं क्या कर रहा हूं सर? लोगों को मैनेज कर रहा हूं, और जब हम लोगों को मैनेज करते हैं उसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? जब हम वर्क प्लस पीपल दोनों को साथ में मैनेज करेंगे उसको बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जब हम वर्क प्लस पीपल दोनों को साथ में मैनेज करेंगे उसको बोलेंगे सर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है जी। ओके, जैसे ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो जो बिल्डिंग बन रही होती है वो उसको भी मैनेज करता है, और जो लेबर लगी होती है वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लो भाई। डन है जी, क्लियर है जी। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कीवर्ड इज साइमल्टेनियसली लिखा होगा, देखो ये रहा, कीवर्ड इज साइमल्टेनियसली। सर एक मैनेजर को सारे फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस है मेरे भाई? प्लानिंग है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद स्टाफिंग है, उसके बाद डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग है, और उसके बाद दोबारा से प्लानिंग है। तो भाई कोई भी मैनेजमेंट, मैंने बताया था मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस ये रहा भाई, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये कॉन्टिन्यूअस है मेरे भाई। कैसे? मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, एंड्स विद कंट्रोलिंग, और आफ्टर कंट्रोलिंग वी अगेन कम बैक एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग से शुरू हुआ, कंट्रोलिंग पे खत्म हुआ, और कंट्रोलिंग के बाद हम दोबारा से प्लानिंग पे आ जाते हैं सर, ठीक है जी। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट क्या होता है सर? मैनेजमेंट एक
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, डन है, क्लियर है, ओके है, चलो। सो साइमल्टेनियसली एक मैनेजर को सारे फंक्शंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके बाद ये, 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 इसके बाद दोबारा से ये। तो साइमल्टेनियसली एक मैनेजर को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। नेक्स्ट भाई ग्रुप एक्टिविटी। देखो यार, आपको याद करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किसी एक बंदे का काम नहीं है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ाया था, लिखवाया था, इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर। भाई हर एक एम्प्लॉय जो है जब कंपनी में आता है तो उसके डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कंपनी में आते हैं, लेकिन हमें उन सबको जोड़ना है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी गाइस। ठीक है जी। डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है भाई? डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। तो मैनेजमेंट जो है ना मेरे भाई, मैनेजमेंट एक चेंजेबल फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है गाइस? मैनेजमेंट एक चेंजेबल फंक्शन है। मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी, ओके। अकॉर्डिंग टू 3 वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मेरे भाई सिचुएशन बदलेगी तो मैनेजमेंट बदलेगी। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बदलेगी तो मैनेजमेंट बदलेगी। और बिहेवियर, बिहेवियर बदलेगा तो भी मैनेजमेंट बदल जाएगा। ठीक है जी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब चेंजेबल फंक्शन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर। ठीक है, ओके। एग्जांपल देता हूं, मैगडी। सर मैगडी एक अमेरिकन कंपनी है। जब वो इंडिया में आई तो अपने मेन्यू कार्ड को उसने चेंज किया, क्योंकि सर अमेरिका में मेन्यू कार्ड अलग होगा, बॉइल्ड ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज कंटेंट ज्यादा खाते हैं, है ना। इंडिया में सर जी वेज कंटेंट ज्यादा होता है और सर जी स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, बॉइल्ड नहीं होता है। तो उन्होंने अपने मेन्यू कार्ड को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट, इंडियन कस्टमर्स। इसी चेंजेस को क्या बोलते हैं सर? डायनामिक फंक्शन बोलते हैं सर। ठीक है, चलिए। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। तो मैनेजमेंट वाले को आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन मैनेजमेंट को आप महसूस कर सकते हैं। अगर ग्रोथ हो रही है तो मैनेजमेंट है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट है, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो मैनेजमेंट है, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ठीक है, इट कांट बी सीन बट इट इफेक्ट कैन बी फेल्ट गाइस। ठीक है, सो इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स जो दिखाई नहीं देता। बार बार बोल रहा हूं सर, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, बस महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो ये थे भैया हमारे सारे के सारे फीचर्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? मीनिंग पढ़ा, मैनेजमेंट क्या होता है ना, उसकी भी 3 डेफिनेशंस देखी, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। देखो यार, जब भी ऑब्जेक्टिव वर्ड की बात की जाएगी ना तो आप लोग बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, टारगेट, गोल। लेकिन मैं बोलता हूं सर ऑब्जेक्टिव्स मतलब एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, एंड रिजल्ट। सर मैनेजमेंट वो एंड पॉइंट है, सॉरी ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बाल को? ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट होता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव। सर वो एंड पॉइंट जो हम अचीव करना चाहते हैं, उस एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स। डन। चलिए, अब से सवाल ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर? भाई मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो, मैनेजमेंट के वो एंड पॉइंट्स जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है। देखो मैं यहां पर डेफिनेशन प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है जी, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज
एंड पॉइंट्स दैट द मैनेजमेंट वांट टू अचीव, दैट द मैनेजमेंट want to achieve through its operations। ठीक है जी, ओके। तो मैनेजमेंट अपने ऑपरेशन से जो एंड में अचीव करना चाहती है उसको बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द एंड पॉइंट्स, ठीक है, ओके, दैट द मैनेजमेंट वांट टू अचीव। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल देके समझेंगे मेरे भाई। पहले देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, ये तीनों एग्जांपल बोल लो, ये तीनों टाइप्स बोल लो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब सुनिएगा प्लीज मेरे भाई, मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स, देखो टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सर मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होंगे, उन्हें बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो एम्प्लॉइज और उनके भले के लिए होंगे, उनको बोलेंगे अपन सर जी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, ओके, या एक काम करो ना, सिंपल लिखो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गेन। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन और उसके गेन के लिए हम मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन और उसके गेन के लिए मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है मेरे भाई सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, विच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर। तो सर सोसाइटी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलते हैं सर? सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विच आर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड देयर बेनिफिट्स। एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए मेरे भाई जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बोलेंगे हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, ओके, डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गेन। ठीक है जी, ओके। सोशल, अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी तीन टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी तीन टाइप्स के होते हैं। आ जाओ सर, कौन कौन से? पहला है सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सर जब कोई भी कंपनी खोली जाएगी तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मान लो आप ही लोग एक दुकान खोलते हैं। अगर आपने एक दुकान खोली तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बताइए जरा प्लीज। अगर आपने एक दुकान खोली तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर अगर मैं दुकान खोलता हूं तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मेरी दुकान टिकी रहे, मेरी दुकान डटी रहे। ठीक है, ओके। तो सर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू सर्वाइव इन द मार्केट। और सर्वाइव कैसे करेगी मेरे भाई? द रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट। रेवेन्यू जो होगा वो कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। सर्वाइवल की कंडीशन क्या होती है? रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट। ठीक है, मतलब इतना पैसा तो कमा लो जितना लगाया है। अर्न इनफ रेवेन्यू विच कवर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मान लो आप मार्केट में सर्वाइव कर गए, मार्केट में टिक गए, तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव होगा मेरे भाई प्रॉफिट कमाना। क्या होगा? प्रॉफिट कमाना आपका अगला ऑब्जेक्टिव होगा। अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे सर? प्रॉफिट कमाने की क्या कंडीशन है? रेवेन्यू शुड एक्सीड द कॉस्ट। आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट को एक्सीड करना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए लगाए हैं, कॉस्ट 100 रुपए है, तो 110 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए कमाओ ताकि प्रॉफिट निकल के आए 10, 20, 30 रुपए का। ठीक है, तो रेवेन्यू शुड एक्सीड द कॉस्ट। दैट इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट गाइस। ठीक है, ओके है, क्लियर है क्या? ठीक है जी,
तो प्रॉफिट की कंडीशन भी हो गई सर। अब आते हैं ग्रोथ की कंडीशन पे। तो यार ग्रोथ मतलब किसी भी कंपनी की ग्रोथ को मेजर करना हो तो कैसे करेंगे सर? तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को मेजर करना हो तो हम ये देखते हैं कि यार नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रहे हैं क्या? पहले 1 ब्रांच थी, अब 10 ब्रांच हो गई, 2 ब्रांच भी हो गई, चलो ठीक है। पहले 10 मशीनरी थी, अब 20 मशीनरी हो गई। पहले इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है क्या है सर? ग्रोथ करना, ठीक है। ओके, तो सरवाइव करना पहले मार्केट में, फिर प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट भी कमा लिया तो आप ग्रोथ करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सर। तो सर्वाइवल भी हो गया, कंडीशन बता दी मैंने आपको, प्रॉफिट की कंडीशन बता दी मैंने आपको, और ग्रोथ की भी कंडीशन मैंने आपको बता दी। चलो अब आते हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। तो यार सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो यार, मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव्स विच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर। तो सोसाइटी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग मेरे भाई सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब सर ये 4-5 हैं, एक आध मैं भी लिखवाऊंगा एक्स्ट्रा, जितने लिखे वो तो ठीक ही हैं, एक आध हम भी एक्स्ट्रा लिखवा देंगे गाइस, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, एट अ रीजनेबल प्राइसेस, एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो सर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पर, ये क्या है सर? ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो व्हाट इज इट? इट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना, ये हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं सर, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सर ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करना जिससे एनवायरमेंट को हार्म ना हो, जिससे क्या ना हो सर? जिससे एनवायरमेंट को हार्म ना हो, ठीक है। तो यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सर ऐसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करो जिससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, एनवायरमेंट को हार्म ना हो, ठीक है जी। ओके, तीसरा है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, समाज के लोगों को रोजगार दो। सोशल ऑब्जेक्टिव तो यही हुआ ना भाई, आपने अपनी दुकान खोली, अकेले अकेले बिजनेस करते रह गए लाइफ टाइम, कोई सोशल वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने दुकान खोली और आपने 50 लोगों को जो रोजगार दिया, ठीक है जी, तो ये क्या है सर? ये एक जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगला है प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज, सर बेसिक अमेनिटीज, बेसिक मूलभूत सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्रचेस। हाँ जी सर जी, स्कूल्स, हॉस्पिटल और क्रचेस, ठीक है जी। ओके, क्रचेस मतलब शिशु पालन केंद्र, जो वर्किंग वुमन होती है उनके बच्चों को पालने का ग्रह, ठीक है जी, शिशु पालन केंद्र, ये सब बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करना, ये क्या है सर? ये भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। एक और सोशल ऑब्जेक्टिव बता देता हूं बाल को आप लोगों को, 4 हो गए ना, 5वां नंबर यहां लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। ओके, तो सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, ठीक है, गलत काम धंधों को अवॉइड करना हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सर, ठीक है जी। क्या होता है सर? हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है गाइस, ठीक है जी। अब गलत काम धंधे जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, चार्जिंग हायर प्राइसेस देन एमआरपी, दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और हमें इसको अवॉइड करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं सर, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात सर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के और भी नाम हैं। क्या क्या नाम है सर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अपन जो है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसको अपन सर जी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसको सर अपन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो नाम ध्यान रखना प्लीज, ठीक है जी। ओके, चलिए। तो सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड देयर बेनिफिट, ठीक है। चलो अब क्या है सर? देखो, हर एक एम्प्लॉय जब कंपनी में आता है तो अपनी कुछ बेसिक नीड्स को लेकर आता है, अपनी कुछ फाइनेंशियल नीड्स को लेकर आता है। तो एम्प्लॉयज की बेसिक नीड्स को, एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखो यार, कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है इन एम्प्लॉयज के दम पर, कोई भी कंपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है इन एम्प्लॉयज के दम पर। तो हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए गाइस, ठीक है। ओके, तो एम्प्लॉयज की बेसिक नीड्स को पूरा करना, एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल नीड्स को टाइम पे पूरा करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगला सोशल नीड्स,
यार जब वो कंपनी में आते हैं तो कुछ कुछ लोग उनको जाने, कुछ बातचीत हो, कुछ रिलेशंस हो, कुछ ग्रुप्स हो, ठीक है, तो ये सब क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज उनको देना, ये उनकी सोशल नीड्स को पूरा करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेफ एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, ठीक है जी। एग्जांपल बोले तो अगर आप बिजली दफ्तर में काम करते हैं तो आपको प्रॉपर ग्लव्स मिले, हेलमेट मिले, खंभों पर चढ़ना पड़ता है कई बार, है ना, ओके, खंभों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए गाइस उनको एक सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है उनको। हायर लेवल नीड्स होती हैं, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, उनको वो सब भी देना, ठीक है। पर्सनल कैबिन, ये सब भी देना। तो एम्प्लॉइज की 4 तरह की नीड्स हो गई मेरे भाई, बेसिक या फाइनेंशियल नीड्स, ये पूरा करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। उनकी सोशल नीड्स को पूरा करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। उनको बेटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और उनकी हायर लेवल नीड्स मैंने बताया कौन कौन सी मेरे भाई, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, है ना, और कैबिन। दीज आर सम नीड्स, ठीक है, जो हायर लेवल नीड्स होती है उनको पूरा करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये सब हमने पढ़ लिया है। यस, चलो अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट का रियल नेचर क्या है। एक्चुअल में एक बहस छिड़ी और उस बहस के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि क्या मैनेजमेंट आर्ट होता है यार, या फिर मैनेजमेंट साइंस होता है यार, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है यार। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस ऑफ प्रोफेशन, हम लोग जो है ये चेक करते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं सर सबसे पहले आर्ट से, मैनेजमेंट एज एन आर्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट क्या होता है, कला क्या होती है। देखो यार, नॉलेज सबके पास है, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है। मैं दोबारा बोलता हूं सर, नॉलेज सबके पास है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं सर, उसी को अपन आर्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, बाल को यहां पर लिखा भी हुआ है, आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। नॉलेज सबके पास एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब मान लो मैं आपको एक ड्राइंग बनाने को बोलूं, तो शायद आपका ड्राइंग बनाने का तरीका अलग होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड का अलग होगा, आपके भाई का अलग होगा, आपकी बहन का अलग होगा। नॉलेज सबके पास है, टैलेंट सबके पास है, बस उसको अप्लाई करने का तरीका सबका अलग होता है, और इसी को अपन आर्ट बोलते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके। अब सर इस नॉलेज को अपन कैसे एक्वायर कर सकते हैं सर, स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से। जो ये नॉलेज है ना, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। आप पढ़ाई करिए, आप ड्राइंग की पढ़ाई करिए, ऑब्जर्व करिए, एक्सपीरियंस करिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है जी, डन है जी, डेफिनेशन क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं सर। अब इसके 3 फीचर्स हैं, हमें यह चेक करना है क्या ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद हैं कि नहीं है। अगर ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद हैं तो यस, मैनेजमेंट आर्ट है, अदरवाइज मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो सर हर एक आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जिसको स्टडी, ऑब्जर्वेशन, अभी हमने पढ़ा था, जिसको स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट, क्या सर मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी हम उसको स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट की नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल सर, स्टडी करो, बीबीए एमबीए करो, नॉलेज आएगी, है ना। ऑब्जर्व करो, एक मैनेजर के साथ लग जाओ, सीखो, एक्सपीरियंस करो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। यू कैन एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यस सर, ये वाला फीचर जो है ये आर्ट का मैनेजमेंट में मौजूद है। ठीक है, अब दूसरे फीचर पे आते हैं सर। नेक्स्ट फीचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब यूनिक वे। सर हर एक आर्टिस्ट का एक यूनिक वे होता है काम को करने का, अपनी कला को शो करने का। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट, क्या हर एक मैनेजर का भी अपना तरीका होता है चीजों को मैनेज करने का? जल्दी बताइए, क्या हर एक मैनेजर का भी तरीका होता है चीजों को मैनेज करने का? यस सर, बिल्कुल सही बोले आप,
सर हर एक मैनेजर का तरीका होता है चीजों को मैनेज करने का, तो यस देयर इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है मैनेजमेंट के अंदर भी। हर एक मैनेजर अलग तरीके से मैनेज करेगा। अगर मैं आपको मैनेजमेंट करने को बोलता हूं तो आप शायद अलग तरीके से मैनेज करेंगे, पापा जी अलग तरीके से करेंगे, मम्मी जी अलग तरीके से मैनेज करेंगे। सर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब यूनिक वे। ये वाला फीचर भी एप्लीकेबल हो गया सर मैनेजमेंट के अंदर। सर एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करे और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाता रहे। दैट इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, जो प्रैक्टिस करे रेगुलर और क्रिएटिविटी दिखाता रहे। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्या सर एक अच्छा मैनेजर भी वही मैनेजर है जो रेगुलरली प्रैक्टिस करे और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाए? यस सर। सर एक अच्छा मैनेजर वही मैनेजर होता है जो रेगुलरली प्रैक्टिस करे और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाता रहे सर। ठीक है जी, डन है सर। तो ये वाला फीचर भी जो है एप्लीकेबल हो गया, तीनों ही फीचर एप्लीकेबल हो गए। तो एक सवाल पूछता हूं सर, एक सवाल पूछता हूं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ठीक है जी, तो सवाल ये है कि क्या सारे फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में मौजूद हैं? हाँ सर, तीनों ही फीचर मौजूद हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट होता है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर आर्ट होता है? यस सर। तो कंक्लूजन पढ़ के देखो सर। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट मैनेजमेंट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट, देयरफॉर वी मे कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं सर मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या होता है यार? देखो साइंस एक ऐसी चीज होती है, मुझे लगता है जो ब्रह्मांड के हमें कुछ सत्य बताती है। ठीक है जी, ओके। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? सर देखो यार, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब सर, मतलब ये कि देखो यार, हर कॉज का एक इफेक्ट होगा, हर इफेक्ट का एक कॉज होगा। अब मान लो आपको कोल्ड हो गया, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा, है ना? सर ये पेन ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा। तो हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। ठीक है जी, ओके। इसको बोलते हैं मेरे भाई सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर साइंस जो है वो एक जनरल ट्रुथ पर बेस्ड होता है भाई, जनरली एक्सेप्टेड जो चीजें होती है ना उसके ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। और साइंस के प्रिंसिपल्स को एनी टाइम, एनीवेयर और एनी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। मतलब यूनिवर्सल हो गया, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, एनी टाइम, इन एनी सिचुएशन गाइस। ठीक है, ओके जी, डन है जी। चलिए सर, तो तीन फीचर्स बाल को यहां पर निकल कर आए साइंस के। पहला क्या है साइंस का फीचर सर? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। और मैंने आपको बताया सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर साइंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हर कॉज का एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, हर इफेक्ट का आपको एक कॉज देखने को मिलेगा। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी हर कॉज का एक इफेक्ट है, हर इफेक्ट का एक कॉज है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, ऐसा है। हर इफेक्ट का एक कॉज है, हर कॉज का एक इफेक्ट आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। तो यस सर, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सर कैसे पॉसिबल है? प्रूफ करना। देखो, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है तो इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा। इफेक्ट क्या होगा? ग्रोथ होगी। इफेक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे। इफेक्ट क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। अच्छी मैनेजमेंट, कॉज इफेक्ट, डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, स्पेशलाइजेशन मिलेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, गोल जल्दी अचीव होंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। ठीक है, ये वाला फीचर एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट बाल को प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। सर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो किस पे बेस्ड होते हैं सर? एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं सर। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। सर उनको लेबोरेटरीज में, टेस्ट ट्यूब्स में बहुत डिटेल उनका एक्सपेरिमेंटेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है जी, तो साइंस की बात हो गई। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं?
तो नहीं सर। सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, तो ये वाला फीचर एप्लीकेबल नहीं हुआ। सर साइंस के प्रिंसिपल्स को साइंस के प्रिंसिपल्स को अपन क्या कहते हैं उसको, एनीवेयर एनी टाइम इन एनी सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस के अंदर तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एनी टाइम इन एनी सिचुएशन। बट सवाल यह है कि व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है? क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एनी टाइम एनीवेयर एनी सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं? तो जवाब है नो। नो मेरे भाई, नो बादशाहों, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो डायनामिक होते हैं, चेंजेबल होते हैं, हर जगह हर टाइम पे हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं किए जा सकते, हमें तो चेंज करना पड़ता है उनको। तो ये वाला फीचर भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो अब एक सवाल पूछूं आप लोगों से, क्या साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में है आर्ट की तरह? क्योंकि आर्ट के तो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में थे और हम उसको प्योर आर्ट बोल रहे थे। क्या यहां पर साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद हैं? नो सर। जब नहीं है तो क्या हम प्योर साइंस बोल सकते हैं? नो सर। तो क्या बोलेंगे आप उसे? इनएग्जैक्ट साइंस बोल दो, इनएग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं, इनएग्जैक्ट बोल दो, सॉफ्ट साइंस बोल दो या सोशल साइंस बोल दो। ठीक है, ओके डन। कंक्लूजन पढ़िए भैया। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी में कंक्लूड दैट मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई all the features of pure science, which makes it being called an inexact science, soft science or social science. ठीक है, डन है। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशन की। और मेरा पहला सवाल बाल को यह है कि इंडिया में कितने प्रोफेशंस हैं? तो मेनली देखो, वाइडली एक्सेप्टेड डॉक्टर, लॉयर और सीए। भाई डॉक्टर बनना है तो यार बहुत पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। मैं ये बोलता हूं भाई 5 से 8 साल जो है आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। लॉयर बनना है 5 से 8 साल मेरे भाई रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। सीए बनना है 4.5 साल 8 साल जो है रेगुलरली पढ़ना पड़ता है सर। तो मतलब किसी भी प्रोफेशन में अगर जाना है तो आपके पास बहुत सारी भयंकर नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। सर डॉक्टर के लिए एक बॉडी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बोल दो आप, है ना सर। उसके बाद लॉयर के लिए एक बॉडी है, ठीक है जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए के लिए एक बॉडी है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो सर हर प्रोफेशन का अपना एक सेपरेट बॉडी है। जैसे आपकी पढ़ाई के लिए एक बॉडी है सीबीएसई, वैसे ही सीबीएसई क्या करती है, आपके एग्जाम कराती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है, सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है। सिमिलरली ये भी काम इन लोगों का है, इनका काम जो है सीबीएसई की तरह ही है। ये लोग जो है अपने रिलेटेड प्रोफेशन का एग्जाम करवाएगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी, ट्रेनिंग देगी, रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगी। ठीक है, ओके, पढ़ के देखें क्या? पढ़ के देखें क्या सर? आ जाओ सर। प्रोफेशन के सर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन एक पेशा है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है बैक्ड अप बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। सर उसके अंदर क्या चाहिए होती है आपको? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है सर? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। ठीक है जी। एंट्री इन द प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। सर प्रोफेशन में घुसना आसान नहीं है, कोई भी मुंह उठा के प्रोफेशन में नहीं घुस सकता। चलो सर पढ़ के देखते हैं कैसे। तो 5 फीचर्स हैं बाल को, 5 फीचर्स को जल्दी जल्दी समझते हैं एक बार। पहला है मेरे भाई क्या? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई किसी भी प्रोफेशन में जाओगे बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के जो है आप जो है प्रोफेशन में नहीं घुस सकते, 5 साल 8 साल पढ़ना पड़ता है। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना जरूरी है? यस सर। एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी में, एमएनसी में, कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आपके पास बीबीए एमबीए होना चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वाला फीचर एप्लीकेबल हो गया भाई। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सर कोई भी मुंह उठा के डॉक्टर लॉयर सीए नहीं बन सकता, रातों रात डॉक्टर लॉयर सीए नहीं बन सकता। लेकिन सर कोई भी आसानी से बिजनेसमैन बन के मैनेजर बन सकता है। तो एंट्री सर प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड है, मैनेजमेंट में नहीं है, ये वाला फीचर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला है सर प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैंने नाम गिनवाया भी आप लोगों को, सर डॉक्टर का गिनवाया, लॉयर का गिनवाया, सीए का गिनवाया,
ICAI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सर हर प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है और हर प्रोफेशन का उसका मेंबर बनना कंपलसरी है। हर स्टूडेंट का CBSE का मेंबर बनना कंपलसरी है जो CBSE से एफिलिएटेड है। हर लॉयर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना कंपलसरी है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या सर ऐसा कोई बॉडी मैनेजमेंट के अंदर भी है? यस सर है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन नाम से सर जी। ठीक है जी, एक बॉडी तो है लेकिन उसका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है, तो ये वाला फीचर होते हुए भी नहीं एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, बॉडी तो है लेकिन मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। अगला एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, तगड़े तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर तोड़ोगे तो या तो लाइसेंस छीनेंगे या जेल में डालेंगे या दोनों कर सकते हैं। जैसे कि सर डॉक्टर के केस में प्री बर्थ जेंडर डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया। सर जन्म से पहले बच्चे का जेंडर रिवील करना इंडिया में अलाउड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है सर। कोर्ट के अंदर झूठे गवाह पेश करना कोड ऑफ कंडक्ट है सर। ठीक है जी, टैक्स की चोरी करना कोड ऑफ कंडक्ट है सर। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, ये प्रोफेशन में होता है। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जो सीधा जेल लेके जाएंगे आपको और आपका लाइसेंस छीन लेंगे? नहीं सर, ऐसे तो नहीं है। नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट तगड़े तगड़े हाई स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये वाला फीचर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे भाई, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का क्या मतलब हुआ मेरे भाई? द मोटिव ऑफ सर्विस, मतलब डॉक्टर प्रोफेशनल लॉयर इज टू प्रोवाइड सर्विस एंड अर्न फीस। बट एक मैनेजर का ये मोटिव नहीं होता। मैनेजर का मोटिव क्या होता है सर? मैनेजर का मोटिव होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव। तो ये वाला फीचर भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो क्या आर्ट की तरह प्रोफेशन के अंदर भी सारे फीचर्स एप्लीकेबल हैं? नहीं है सर। तो क्या मैनेजमेंट प्योर प्रोफेशन होता है, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन होता है? नहीं होता है सर। फुल फ्लेज्ड मतलब संपूर्ण रूप से। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। संपूर्ण रूप से प्रोफेशन नहीं है, लाइक लीगल, अकाउंटिंग और मेडिकल की तरह। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो देखो यार, हर एक लेवल पे कुछ लोग होते हैं। ठीक है जी, कंपनी का बॉस, कंपनी के CEOs होंगे, कुछ है ना यहां पर लोग होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके नीचे वर्कर्स वगैरह होंगे। आया समझ में? तो ये होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स। भाई कंपनी में जितने मैनेजर्स हैं, जितने भी लोग मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट रहे हैं और उसी कैटेगराइजेशन को बालको क्या बोलते हैं? हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल के बालको दो नाम और हैं, चलो थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं जल्दी जल्दी। है ना, चलिए सर। तो ये हो गया आपका टॉप लेवल, ये हो गया आपका मिडिल लेवल और ये हो गया आपका लोअर लेवल। ठीक है जी, और वर्कर्स बाल को यहां पर आते हैं। वर्कर्स बाल को यहां पर आपके वर्कर्स आएंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, लोअर लेवल को बाल को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं और इसको ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, तीन नाम है इसके। ठीक है जी सर। टॉप लेवल पे सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स आएंगे। टॉप लेवल कंसिस्ट ऑल टॉप एग्जीक्यूटिव्स। मिडल लेवल कंसिस्ट ऑल डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल मैनेजर्स। ठीक है जी, और लोअर लेवल के जो लोग होते हैं बालको, उनको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ये तीन हो गए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के नीचे आते हैं वर्कर्स। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है प्लेटफॉर्म एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया या शॉप फ्लोर लेवल, शॉप फ्लोर लेवल। ठीक है जी, डन है जी। चलो
अब सर टॉप लेवल पे जो लोग आते हैं वो कौन कौन है मेरे भाई? सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, सीएमओ, सीपीओ, सीटीओ, सीओओ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप लेवल पे आते हैं। सर मिडिल लेवल पे कौन आता है? तो मेरे भाई मिडिल लेवल पे सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, सारे डिविजनल मैनेजर। भाई गारमेंट्स, मान लो हमारी कंपनी में गारमेंट्स और फुटवेयर, गारमेंट्स का काम भी होता है, फुटवेयर का काम होता है, तो गारमेंट्स मैनेजर, फुटवेयर मैनेजर, ठीक है। ओके सर लोअर लेवल पे कौन कौन आएगा? लोअर लेवल पे जो आएंगे, अच्छा इस पे एक नाम और ध्यान रखो सर, यहां पर एक प्लांट सुपरिंटेंडेंट भी आता है, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, स्पेशल नाम है इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। सर लोअर लेवल पे कौन आता है मेरे भाई? तो लोअर लेवल पे आपके सुपरवाइजर्स हो गए, इसीलिए इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन हो गया, फॉरमैन कौन होता है सर? सुपरवाइजर्स के अंडर काम करते हैं ना, तो फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, क्लर्क हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, ये सब जो है हमारे लोअर लेवल के लोग हैं, ठीक है। ओके देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, टॉप लेवल कंसिस्ट चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट एंड देयर टीम, ये सब जो है टॉप लेवल के लोग हो गए। क्या क्या करते हैं सर ये लोग? टॉप लेवल के लोग क्या क्या करते हैं? आ जाओ सर। रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं मेरे भाई, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। भाई कंपनी का मालिक, कंपनी के सीईओ क्या करेंगे सर? रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल को, ठीक है जी। मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल पे जितने भी, भाई मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट है उनको कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट कौन, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा भाई। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट टॉप लेवल करेगा, सिंपल सी बात। सर पूरी कंपनी के लिए प्लान्स वगैरह कौन बनाएगा? टॉप लेवल। सर बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन चेक करेगा? टॉप लेवल। सर्वाइवल, प्रॉफिट और लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? सर्वाइवल हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? टॉप लेवल। सर रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फिफ्थ वन इज रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। सर बाहरी दुनिया से एक रिलेशन, एक कनेक्शन कौन बनाएगा? टॉप लेवल। आ गया समझ में? हाँ जी गाइस, आ गया समझ में? क्लियर है क्या? आ गया समझ में? क्लियर है क्या? तो ये सब मेरे भाई टॉप लेवल के फंक्शंस हैं। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो ये मानेंगे भाई मैं कंपनी का मालिक हूं और जो मैं कर रहा हूं वो टॉप लेवल के फंक्शंस हैं, ठीक है जी। ओके जी, चलो सर अब आते हैं सर मिडल लेवल। मिडल लेवल के क्या क्या फंक्शंस होंगे मेरे भाई? मिडल लेवल पे कौन कौन आते हैं? सारे डिपार्टमेंटल और डिविजनल एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स आते हैं गाइस, ठीक है। प्लांट सुपरिंटेंडेंट मैंने बताया था आपको, प्लांट सुपरिंटेंडेंट भी यहां पर आता है। क्या काम करेंगे सर? टॉप लेवल ने जो प्लान एंड पॉलिसी बनाई है, जो ओवरऑल गोल्स बनाए हैं, उसको समझाने का काम, इंटरप्रेटिंग, ठीक है जी। ओके सर साथ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी। लोगों को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, मोटिवेट मैनेजर ही मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन टू देम, ठीक है जी। और ये इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में पर्याप्त लोग हैं कि नहीं है, टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट, देखो केस स्टडी का ट्रिक दे रहा हूं, अगर वहां पर केस स्टडी में कहीं भी देयर डिपार्टमेंट, हिज डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ जाए तो आंसर मिडिल लेवल लिख के आना है आपको, ठीक है जी। ये इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में पर्याप्त लोग हैं कि नहीं है, ये काम भी मिडिल लेवल का होता है। इंश्योरिंग दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनल, ये इंश्योर करना उनके डिपार्टमेंट में पर्याप्त लोग हैं। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल, ठीक है जी। डन है जी। एक और लिख लो मेरे भाई, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। तो मिडिल लेवल क्या करता है सर? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक का काम करता है, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं लोअर लेवल। तो मेरे भाई लोअर लेवल पे जो भी लोग होते हैं उन्हें हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहते हैं, सुपरवाइजर, फॉरमैन एंड सुपरिटेंडेंट हो गया। सब प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल, ओनली सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल।
अब देखो सर, वर्कर्स के रिगार्डिंग जो भी काम होंगे वो लोअर लेवल करेंगे, क्योंकि वर्कर्स के जस्ट ऊपर लोअर लेवल है। तो वर्कर्स की ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स को रिप्रेजेंट करना, ऊपर लेवल को बताना, ये काम लोअर लेवल का है। वर्कर्स को दो, फिर से वर्कर आ गया, जहां जहां वर्कर आएगा आंसर लोअर लेवल आएगा। वर्कर्स को सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग प्रोवाइड करना, लोअर लेवल। भाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन करना, वेस्टेज को मिनिमाइज करना। वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छे से काम करें, वेस्टेज ना करें, ये काम लोअर लेवल का है। ठीक है जी। एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करना, बातचीत करना वर्कर्स से, ठीक है जी। उनको इंस्ट्रक्शंस देना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, लोअर लेवल। वर्कर्स के रिगार्डिंग कोई भी काम लोअर लेवल। आगे वर्कर्स के एफर्ट्स को देखना, ये भी लोअर लेवल। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। चलो सर, ठीक है जी, डन है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो यार, कोऑर्डिनेशन में ना वो पावर है ना जो एक और एक को 11 बना देती है। कोऑर्डिनेशन में गाइस वो पावर है जो एक और एक को 11 बनाती है। तो कोऑर्डिनेशन हैज अ पावर व्हिच मेक्स 1 + 1 = 11 पॉसिबल। सर कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड की तरह है, धागे की तरह है सर, जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक धागे में, एक माला की तरह बांध के रखती है सर। ठीक है जी, इज लाइक अ थ्रेड, कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड which binds all the functions of management, all the functions of management। तो कोऑर्डिनेशन क्या है सर? कोऑर्डिनेशन एक धागे की तरह है जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बांध के रखती है सर। ठीक है जी। सो कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड व्हिच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, ओके गाइस, ठीक है जी। तो इज लाइक अ थ्रेड व्हिच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कैसा? थ्रेड की तरह है जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बांध के रखता है सर। ठीक है जी, ओके। अब देखो 3 कीवर्ड्स हैं कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग बाल को 3 कीवर्ड्स होते हैं। क्या क्या है 3 कीवर्ड्स? सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन। तो भाई सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक करना मतलब मिलाना। हार्मोनाइजेशन मतलब हार्मनी, मतलब एकता, मतलब यूनिटी। और यूनिफिकेशन मतलब होता है जोड़ना। कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, यूनिफिकेशन करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है सर। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, यूनिफिकेशन करना। ठीक है जी, ओके। सर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, यूनिफिकेशन। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन करने के प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है जी, ओके जी। जब ये हमने पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ा सर, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करना। देखो यार, कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाया जा रहा है, तो क्यों बिठाया जा रहा है? कुछ कॉमन गोल्स होंगे, उन कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए ही तालमेल बिठाया जा रहा होगा। ठीक है जी, डन है जी, आ जाओ सर। सर कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। तो यार देखो, कोऑर्डिनेशन की जरूरत टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह है। बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, डोमेस्टिक वर्क हो, सोशल वर्क हो, पॉलिटिकल वर्क हो, भाई कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो हर जगह होती है ना। अब जब कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह है, सो इट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखो यार, कोऑर्डिनेशन किसी एक या 2 मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब जैसे ट्रेन में बहुत सारे पहिए हैं, अगर एक भी पहिया नहीं चला ढंग से तो पूरी ट्रेन बैलेंस बिगड़ जाएगा। सिमिलरली कंपनी के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, अगर एक भी मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब करी, कोऑर्डिनेशन खराब किया, तो मामला खराब हो जाएगा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट बाल को इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के एफर्ट्स को जोड़ता है, काम ही यही है ना। अच्छा, किस लिए जोड़ता है मेरे भाई? किस लिए जोड़ता है?
ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आपने कोऑर्डिनेशन एक बार कर दिया तो काम हो जाएगा, नहीं। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कोऑर्डिनेशन। यू हैव टू परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस गाइस। नेक्स्ट है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। देखो यार, अगर लोगों में कोऑर्डिनेशन होगा ना तो उनके अंदर आपको यूनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है जी, उनके एक्शंस में यूनिटी देखने को मिलेगी। सो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जब भी हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, जहां जहां आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, वहां आपको लोगों के एक्शंस में यूनिटी देखने को मिलेगी। सो एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बिना कोऑर्डिनेशन के एक्शन के अंदर यूनिटी नहीं दिखती है। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है बाल को? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। तो कोऑर्डिनेशन जो है ना मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन जानबूझ के बिठाया जाता है कंपनी के अंदर। कोऑर्डिनेशन जानबूझ के बिठाया जाता है कंपनी के अंदर। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता। यू हैव टू विलिंगली, कीवर्ड लिख लो, बता रहा हूं, विलिंगली, कॉन्शियसली आपको ये कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। परवेसिव है, देखो यार परवेसिव का मतलब क्या है सर? हर एक लेवल पर, हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह इसकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, चाहे टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजर हो, इससे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, ग्रुप एफर्ट्स। सर बिजनेस जो है ना इंटीग्रेट करे, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है जी, एक पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी के अंदर। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट कर देगा पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी के अंदर, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके, कॉमन डायरेक्शन मिल सके, सिंगल डायरेक्शन मिल सके। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सर कोऑर्डिनेशन किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता। कोऑर्डिनेशन हमें लगातार कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ता है, जब तक कंपनी चलती है तब तक करना पड़ता है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एम्प्लॉइज के को ना एक कॉमन डायरेक्शन, एक कॉमन गोल दे देता है, जिससे उनके एक्शन में आपको यूनिटी दिखेगी। नेक्स्ट, डेलिब्रेट, मैंने बता दिया डेलिब्रेट का कीवर्ड क्या क्या दिया, देखो ये रहे, कॉन्शियस मैनर में आपको करना है, कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने हैं, वॉलंटरली, एक और भी वर्ड होगा, देखो वहीं पे लिखा हुआ होगा, ये रहा, वॉलंटरी एफर्ट्स आपको जो है लगाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, वॉलंटरली, जानबूझ के, विलिंगली, कॉन्शियसली आपको कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है। ठीक है जी, ओके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन गाइस, कोऑर्डिनेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो 3 पॉइंट है बाल को बस। पहला, ग्रोथ इन साइज। सुनना, मेरी लाइन को सुनना। व्हेन देयर इज वन मैन शो, जब कंपनी के अंदर एक ही बंदा है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 2 लोग हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, 2 से 20 हो जाएंगे तो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, अगर ये 20 200 हो जाएंगे तो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जो नीड है, कोऑर्डिनेशन की जो नीड है वो बढ़ती चली जाती है। अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सर हमारी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इसी चीज में तो कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई। प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आर देयर, दैट इज व्हाई वी नीड कोऑर्डिनेशन। अगर सिर्फ प्रोडक्शन 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 होता तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो भाई अलग अलग फंक्शंस के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। लास्ट बाल को स्पेशलाइजेशन। सर हमारी कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्पेशलिस्ट जो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, दूर की सोचते हैं, और एक होते हैं कॉमन एम्प्लॉय, कॉमन एम्प्लॉय जो पास की सोचते हैं। दोनों की सोच में गाइस एक गैप है। Specialists will think for longer period, common people will think for shorter period. There is a gap between their thinking and we need coordination to reduce the gap. ठीक है, ओके बाल को, चलो जी। अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लूं, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लूं कि क्या कोऑर्डिनेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, क्वेश्चन है सर, शुड coordination be the separate function of management? सर मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमें पता है, कौन कौन से मेरे भाई? भाई मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमें पता है। पोस्ट डीसी,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या कोऑर्डिनेशन को छठा फंक्शन होना चाहिए? क्या कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन होना चाहिए? तो नहीं सर, कोऑर्डिनेशन शुड नॉट बी द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखो, आंसर क्या लिखोगे सर? आंसर क्या लिखोगे? नो, आंसर इज नो। कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन should not be the separate function of management. No coordination should not be the separate function of management because it is the essence of management. Because it is the essence of management, guys. ठीक है जी? Okay, it is the essence of management. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट गाइस, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन सेपरेट फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि एक एसेंस है। एसेंस मतलब अति आवश्यक चीज है, मतलब जिसकी जरूरत हर जगह है भाई, हर जगह। मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, सर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल मैनेजरियल फंक्शन, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर एक फंक्शन में है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो सर इट कैन नॉट बी अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर लेवल हो, है ना, चाहे लोअर लेवल हो। तो कोऑर्डिनेशन बाल को हर एक फंक्शन में चाहिए, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे चाहिए। दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी अ सेपरेट फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भैया, डन है जी? क्लियर है जी? जल्दी बताओ बाल को, क्लियर है, डन है? चलो, अगर क्लियर है और डन है तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी डन है। चैप्टर यहां पर खत्म होता है बाल को, ठीक है जी। बहुत ही तसल्ली से अपन ने किया है। और देखो यार, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में आता है, तो उसको अच्छे से करना है आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर चैप्टर का है तो वो वही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और कोऑर्डिनेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया। हर एक लेवल पे चाहिए, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको बाल को इस लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए हो ना बाल को, तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है ना, या फिर पीडब्ल्यू ऐप पे जाके विश्वास 2027 क्लास 12 कॉमर्स सर्च करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं बाल को, दिस इज द लिंक, है ना, दिस इज द सॉरी क्यूआर कोड, डायरेक्टली इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज द व्हाट्सएप चैनल लिंक बाल को, ठीक है। ओके, तो ये व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है, डायरेक्टली जाके आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, इसी के साथ बाल को हमारा चैप्टर 1 का वन शॉट खत्म होता है। मैंने क्रिस्प रखा, ठीक है जी, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि 3 घंटे का वीडियो डाल दूंगा, 2 ढाई 3 घंटे की डाल दूंगा तो आप नहीं देखने वाले हैं। इसीलिए बाल को अपने टू द पॉइंट, तसल्ली से हर एक पॉइंट को पढ़ा, हर एक लाइन को जाना। कुछ भी ऐसा नहीं है बाल को जो हमने नहीं किया, हमने हर एक टॉपिक को कवर किया अच्छे से गाइस, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाल को फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बाल को, बाय, लव यू ऑल।